ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम। एक महत्वपूर्ण आपके पास नियम है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने गाउस का नियम पढ़ा था और फिर इस गाउस के नियम के आधार पर उसके 5 एप्लीकेशन थे, या बोले जाए 5 अनुप्रयोग आपके पास थे। इसी प्रकार से बायो सावर्ट का एक नियम है और इसके आधार पर कुल 4 अनुप्रयोग आपको आगे पढ़ने हैं। तो इस नियम को ध्यान से समझें, क्योंकि ये नियम लगाकर ही आप उन 4 एप्लीकेशन के रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक गिवन है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, ये बायो सावर्ट नियम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं ऑयरस्टेड के नियम की सहायता से कि यदि कोई धारावाही चालक तार है, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, धारावाही चालक तार किसी भी आकृति का ले सकते हो। तो मैंने एक कर्व या एक वक्रीय आकृति का तार ले लिया। इस चालक तार में धारा कितनी बहनी चाहिए, I। अगर इस I धारावाही चालक तार के निकट कोई बिंदु क्या हो, P हो, और आपसे पूछा जाए कि इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसके मान की आपको क्या करनी है, गणना। तो ऑयरस्टेड केवल इतना बता के गए थे कि यदि ये धारावाही चालक तार है तो इसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु कितना उत्पन्न होगा इस बात की व्याख्या उन्होंने नहीं की। इस बात की व्याख्या किसने की, बायो सावर्ट ने। अब बायो सावर्ट ने इस बिंदु P पर कितनी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके लिए गणना की और उसके लिए एक सूत्र दिया। उसके ऊपर कुछ कंडीशन थी। बायो सावर्ट ने बोला कि मैं जो नियम दे रहा हूं, बायो सावर्ट खुद कहते हैं कि इनका जो नियम है वो नियम आपके पास हर स्थिति पे लागू नहीं होता, कुछ उसकी लिमिटेशन है। ये नियम लागू होता है अल्पांश धारावाही या अल्पांश लंबाई के धारावाही चालक तार का। ये नियम किस पे लागू होगा बेटा, अल्पांश लंबाई का यदि कोई धारावाही चालक तार है तो उसके ऊपर लागू होगा। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तार की आकृति कैसी है, सीधा तार है, मुड़ा हुआ तार है, वृत्तीय तार है, वक्रीय तार है, कैसी भी आकृति का तार हो सकता है, परंतु उसकी लंबाई कैसी होनी चाहिए, अल्पांश, और उसमें क्या बहनी चाहिए बेटा आपके पास, धारा। तभी आप बायो सावर्ट के नियम लगा सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये इतनी लंबाई का तार था, इसमें से एक अल्पांश लंबाई काट ली। ये एक छोटी सी लंबाई हमने काट ली, कितनी बेटा, dl। अब बायो सावर्ट ये कहते हैं कि इस अल्पांश लंबाई से जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो वहां तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने इस अल्पांश लंबाई से बिंदु P तक की दूरी कितनी मान ली बेटा, r। तो अब तक देखो बायो सावर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीजें आ चुकी है, अल्पांश लंबाई आ चुकी है, क्या आ चुकी है, धारा आ चुकी है, और बिंदु P से इसकी दूरी आपको बताई जा चुकी है। साथ ही आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है इसलिए ये दिशा पर निर्भर करेगी। तो अगर बिंदु P यहां पर है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ होगा, बिंदु P अगर यहां होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ और होगा, बिंदु P यदि यहां होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग होगा। मुझे बताओ इस तार से इस बिंदु P तक के बीच में कुछ कोण बन रहा है, वो कोण कितना, थीटा, और अलग अलग बिंदुओं के लिए इस थीटा का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो जो दूसरी चीज है वो निर्भर करेगी किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। और प्रैक्टिकली ये पता लगा कि ये थीटा का मान है वो कितना होने वाला है, साइन थीटा। तो हम बोलेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मूल रूप से इन 4 राशियों पर निर्भर करेगा। अब देखो, आप जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, क्या इस पूरे तार के कारण ज्ञात कर रहे हो? नहीं। बायो सावर्ट क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र केवल किसके लिए निकाल सकते हो, अल्पांश लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए निकाला जा सकता है। तो हम बोलेंगे हमने जो चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट हमें बताएंगे वो केवल इस छोटी सी लंबाई के लिए बताएंगे, और इस छोटी सी लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dv। लंबाई अल्पांश है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा बेटा, अल्पांश होगा। बायो सावर्ट ने ये बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो धारा के मान के क्या होगा, समानुपाती। और ये बात तो हमें ऑलरेडी बता चुके हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में धारा बहेगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरी बात जो बायो सावर्ट ने बोली कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि ये बिंदु P इस तार के समीप है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, दूर जाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अर्थात दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या आएगी, कमी आएगी। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बोला गया अल्पांश लंबाई के क्या है, समानुपाती है। ये लंबाई जितनी ज्यादा लोगे, सोचो अगर इतना सा तार लिया तो इसमें जो धारा बहेगी वो एक छोटे से समय के लिए बहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम उत्पन्न होगा। बट अगर बड़ा तार आप लोगे, अल्पांश लंबाई थोड़ी बड़ी ले लो, तो हम बोलेंगे आपके पास धारा ज्यादा समय के लिए यहाँ रुकने वाली है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई के मान के क्या होगा, समानुपाती। और प्रैक्टिकली ये पता लगा, आपकी किताबों में भी इसी प्रकार से लिखा है, प्रायोगिक रूप से ये प्राप्त हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साइन थीटा के मान के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये चीज हमें किसने बताई बेटा, बायो सावर्ट ने। बायो सावर्ट ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या है, समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के क्या है, समानुपाती। और चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के मान के भी क्या है, समानुपाती। इन चारों समीकरणों को मिलाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, आई बी एल साइन थीटा बट्टे में क्या, आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कुछ क्या आएगा बेटा, नियतांक। नियतांक यहाँ आएगा बेटा के, आई बी एल साइन थीटा बट्टे में क्या, आर स्क्वायर। अब इस के जो मान है वो अलग अलग मापन युक्तियों में अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग के मान होंगे। अगर ऐसा ही सिस्टम की बात करें तो यहाँ के का मान होता है म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, जिसका गणितीय मान होगा 10 की घात -7। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ के का मान कितना बताया गया बेटा, 1 बताया गया। अब के का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, इसको म्यू नॉट लिखा जाता है। जैसे आपने प्रथम अध्याय के अंदर, प्रथम जो चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा था कि कूलाम का नियम, उसमें के का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास मान था, और जिसका गणितीय मान कितना था, 9 गुना 10 की घात 9। सेम तरीका है, वहां के का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर के का मान कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। जो काम वहां एप्सिलॉन नॉट करता था वो काम यहाँ क्या करेगा, म्यू नॉट। यहाँ म्यू नॉट को बोला जाता है कितना आपके पास, चुंबक या चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता बोल दो, निर्वात की चुंबकशीलता।
अगर अकेले म्यू नॉट के मान की बात करूं तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात माइनस के 7 आपके पास, ये म्यू नॉट का मान है। जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ कौन है म्यू नॉट। वहां माध्यम के लिए हम क्या लिखते थे एप्सिलॉन, तो यहाँ माध्यम की चुंबकशीलता के लिए क्या लिखेंगे बेटा म्यू, तो ये क्या कहलाती है बेटा माध्यम की चुंबकशीलता। वहां पे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या थी एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या थी एप्सिलॉन आर, जो बराबर होती है माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता के मान के। इसी प्रकार से यहां पर आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी, चुंबकशीलता होगी आपके पास, और इस म्यू आर का जो मान होगा वो होगा म्यू बट्टे में कितना बेटा म्यू नॉट। ये किसका मान है म्यू आर का मान आपके पास है। तो ये जो म्यू नॉट है, इन सब चीजों की डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। अभी केवल इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम है के का मान कितना म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, जिसका गणितीय मान कितना होगा 10 की घात माइनस के 7। सीजीएस में इसका के का मान कितना लेना है 1। ये ठीक उसी प्रकार से मान है जैसे कूलाम के अंदर थे, तो ये कूलाम के रिगार्डिंग हो गए आपके पास। म्यू नॉट को क्या पढ़ा जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता, जहां इसका मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7। म्यू को क्या पढ़ा जाना है माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू आर क्या होता है बेटा आपेक्षिक चुंबकशीलता, और म्यू आर का मान कितना होगा म्यू बट्टे में क्या म्यू नॉट। अब मैं बायो सावर्ट के नियम को पूर्ण रूप से लिखता हूं एक बार, तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट इसका ले ले बेटा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई थिंक। ध्यान दे, आपने क्या पढ़ा dB बराबर क्या होता है K, और K का मान ऐसे सिस्टम में कितना लेना है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, म्यू नॉट बट्टे में क्या 4 पाई, गुणा में क्या चलेगा बेटा I dl साइन थीटा बट्टे में क्या r स्क्वायर। ये आपके पास बायो सावर्ट का नॉर्मल रूप बोले या इसका अदिश रूप है आपके पास, क्योंकि अभी इसमें हमने दिशा नहीं लगाई, वेक्टर नहीं लगाया आपके पास। तो यदि कभी पूछा जाए कि बायो सावर्ट का समीकरण क्या है, तो आप क्या बोलोगे म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बट्टे में 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका मैं क्या बना रहा हूं बेटा सदिश रूप बनाने वाला हूं। उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं dB बराबर कितना म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा बट्टे में क्या r स्क्वायर। एज इट इज समीकरण है, इस समीकरण को मैंने एक r से गुणा कर दिया और एक r से भाग दे दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं, r से r दोबारा काट दो, आप एज इट इज प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ फोकस करो, ऐसा क्यों किया मैंने इसका कारण देता हूं। dB बराबर कितना ले सकता हूं मैं म्यू नॉट आई। देखो यदि मुझे इसको सदिश रूप बनाना है, तो आपने सदिश गुना पढ़ा है ना कि सदिश r वेक्टर बराबर क्या होता है a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। ये तो कौन सा गुणा है सदिश गुणा, कौन सा गुणा है बेटा सदिश। और सदिश में ये जब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है a b साइन थीटा आपके पास आता है। अदिश गुणा में क्या करते थे बेटा हम लोग r वेक्टर बराबर होता था a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर, और यहां जब डॉट हटाया जाता था तो क्या लिखा जाता है a b cos थीटा। तो ये तो था इसका सदिश गुणा, और ये होता है क्या बेटा अदिश गुणा। अदिश गुणा में जो परिणाम होता है वो अदिश होता है, और सदिश में जो परिणाम आता है वो सदिश आता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब मुझे इसका सदिश रूप लिखना है। मुझे पता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इस पे मैंने क्या लगा दिया वेक्टर। अगर ये सदिश है
तो इधर दो सदिशों का गुणा होना जरूरी है। अब देखो यहां ऊपर बात करूं तो म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, धारा एक अदिश राशि है। अब लंबाई बची क्या, लंबाई सदिश है, परंतु एक सदिश से आप सदिश गुणा नहीं कर सकते, आपको एक दूसरे सदिश की और आवश्यकता होगी। तो इसी समीकरण में r क्या है, दूरी, आपके पास विस्थापन है r क्या है, विस्थापन, और विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश। परंतु ये r कहां पे है, नीचे, मुझे कहां चाहिए था, ऊपर, इसलिए मैंने क्या किया, एक r से गुणा और एक r से भाग। अब देखो ये एक r ऊपर गुणा किया है, एक r को नीचे गुणा किया है, इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर दो सदिश हो गए, एक तो लंबाई और दूसरा विस्थापन। अब दो सदिशों का गुणा में क्या आ रहा है, साइन थीटा। अब देखो a और b दो सदिशों गुणा में क्या हो, साइन थीटा। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां क्या लिखेंगे, ये dl और r सदिश है, तो इसको लिखेंगे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बट्टे में क्या, 4 पाई r स्क्वायर गुना r कितना हो जाएगा, r क्यूब। ये जो है ये कहलाता है बायो-सावर्ट का सदिश रूप। और यही चीज एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, बायो-सावर्ट का सदिश रूप स्थापित कीजिए या लिखिए आपके पास। तो आपको ये समीकरण लिख के आना है वहां पे। बायो-सावर्ट का समीकरण पूछे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सदिश रूप लिखो तो क्या लिखोगे, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बट्टे में 4 पाई आर क्यूब आपके पास हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां से मुझे सदिश राशियों के मध्य क्या संबंध है, तो इधर सदिश राशि कौन है बेटा, डीबी वेक्टर, और इधर सदिश राशि कौन है, डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। संबंध कैसा है, समानुपाती का। ध्यान रखिए सदिश राशियां सदैव एक दूसरे के क्या रहती है, लंबवत। क्या रहती है, लंबवत। तो यहां से कंसेप्ट निकलेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है सदिश डीबी वेक्टर, ये लंबवत होगा डीएल वेक्टर के, और डीबी वेक्टर भी लंबवत होगा किसके, आर वेक्टर के, क्योंकि ये दोनों के मान के क्या है, समानुपाती है आपके पास। ये क्रॉस है ना, इसलिए क्या है, लंबवत है आपके पास। इतनी सी बात समझ में आई। तो एक बार ये फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। मिटा दे बेटा। ध्यान दे, अब बायो-सावर्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायो-सावर्ट से बनते हैं। पहला, बायो-सावर्ट व कूलाम के जो विद्युत क्षेत्र का नियम है, इन दोनों में क्या तो समानताएं हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इन दोनों नियमों में क्या असमानताएं आपके पास है। तो पहले हम लिख रहे हैं क्या बेटा, बायो-सावर्ट व विद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम के मध्य समानताएं। ध्यान दे, अभी आपने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा। बायो-सावर्ट कितना है, dB बराबर होता है म्यू नॉट आई dl साइन थीटा। ये सदिश रूप लिख रहा हूं मैं, dB बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बट्टे में क्या, r क्यूब। और नॉर्मल रूप लिखूं तो इसका म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बट्टे में क्या, r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम से हमने क्या ज्ञात किया था कि E बराबर कितना होता है, k क्यूब बट्टे में क्या, r स्क्वायर।
डी क्यू। तो विद्युत क्षेत्र कितना लिखा जाएगा बेटा, डी ई आपके पास मान है। इसको सदिश रूप लिखोगे तो ये हो जाएगा डी ई वेक्टर बराबर कितना, के डी क्यू आर स्क्वायर ऑफ आर कैप। ये इसका कौन सा रूप है बेटा, सदिश रूप आपके पास है। हम कुछ समानताओं की बात कर रहे हैं, तो देखो समानताएं क्या है यहाँ पे। पहली समानता सीधी दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश, और विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश। तो बोलेंगे डीबी वेक्टर व डीई वेक्टर दोनों क्या है, सदिश राशियां आपके पास है। दूसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र भी दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और विद्युत क्षेत्र भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि दोनों 1/r² के नियम की पालना करते हैं, नियम की पालना करते हैं। ये समानता होगी। तीसरी जो समानता आपके पास है वो क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो विद्युत क्षेत्र है दोनों ही दीर्घ परास वाले हैं, मतलब कि लंबी दूरी तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलीमीटर या कुछ नैनोमीटर के अंदर खत्म हो जाए। जैसे कि हम बात करें, आपके पास ये नाभिक है, नाभिक पे धनात्मक आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक का इसके ऊपर जो बल लगता है वो बहुत सूक्ष्म दूरी पे लगता है, जबकि यहाँ पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र है वो दीर्घ परास लंबी दूरी के विद्युत क्षेत्र हैं। कैसी दूरी के बेटा, लंबी दूरी के क्या है आपके पास क्षेत्र है। तो पहला संबंध क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों कैसी राशियां हैं, सदिश। दोनों जो है वो दूरी के वर्ग के नियम की क्या करती है, पालना करती है। और तीसरा जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है वो दोनों कैसे हैं बेटा, दीर्घ परास के आपके पास नियम है। और जो चौथा नियम जो है, दोनों क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करते हैं। ये चार इनके मध्य क्या हो गई बेटा, समानताएं आपके पास होगी। तो समानताएं को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ये क्या थी बेटा इनके मध्य, समानताएं। अब पढ़ेंगे बेटा इनके मध्य असमानताएं। तो देखो अब क्या हो जाएगी, असमानताएं आपके पास क्या क्या है, तो ध्यान देना। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थीटा कोण पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र किसी थीटा कोण पर निर्भर नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र और यहां लिख देता हूं मैं विद्युत क्षेत्र। असमानताएं पढ़ रहे, तो थीटा पर या थीटा कोण पर निर्भर करता है, जबकि ये थीटा कोण पर निर्भर नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आइडियल वेक्टर के कारण उत्पन्न होगा। अर्थात अगर मैं बात करूं, कोई धारावाही चालक तार होगा, तो धारावाही चालक तार कितना, आई, और तार होगा तो उसके पास क्या होगी, लंबाई। तो हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है धारावाही चालक तार। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन है, धारावाही चालक तार। ये होना आवश्यक है भाई, तार की लंबाई होगी तभी तो उसमें क्या बहेगी, धारा। अगर ये है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहां बात करूं तो विद्युत क्षेत्र का स्रोत कौन है, ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, आवेश के कारण। किसके कारण है, आवेश। तो विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है वो आपके पास है किसके कारण बेटा, आवेश। अब ये इसका स्रोत है, अब स्रोत के ऊपर क्या लग रहा है, सदिश, आइडियल वेक्टर।
तो इसका स्रोत कैसी राशि है बेटा? एक सदिश राशि है। जबकि इसके स्रोत की बात करें तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन है? आइडियल वेक्टर, जो कि कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत कौन है? dq, आवेश है। और आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इधर देखो तीसरा कंसेप्ट, यदि ये आवेश q हो तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? गोलाकार। और गोले के पास क्या होती है? त्रिज्या। तो हम बोलेंगे, सॉरी मैंने चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया, माय मिस्टेक। ये आवेश है, आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? गोलाकार। यदि ये आवेश यहाँ रखा है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र आया। विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा? गोलाकार आएगा। और ये गोलाकार विद्युत क्षेत्र कैसा है? त्रिज्यीय, क्योंकि इसके पास क्या है? त्रिज्यीय क्षेत्र है, त्रिज्या है। तो कैसा क्षेत्र बनाता है बेटा के पास? त्रिज्यीय। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? त्रिज्यीय क्षेत्र। जबकि हम बात करें, पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। और जहां क्रॉस वेक्टर आता है वहां पे क्षेत्र कैसे होगा? लंबवत। किधर होगा बेटा? लंबवत। सर लंबवत कैसे है, समझो। तो देखो, आपने एक सीधा चालक तार ले लो, इसमें धारा कितनी बह रही है? आई। और आपसे बोला जाए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो हम बोलेंगे कि सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां जाना चाहता है? लंबवत अंदर की ओर। हम बोलेंगे लंबवत अंदर की ओर। तो आपने क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? लंबवत है। तो ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं बेटा? त्रिज्यीय क्षेत्र होते हैं। तो ये तीन, इनमें क्या आई? असमानता है। तो असमानता क्या क्या है? चुंबकीय क्षेत्र थीटा पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र थीटा पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो है आइडियल वेक्टर, जो कि एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत है dq, आवेश, जो कि एक अदिश राशि है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लंबवत होता है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय क्षेत्र कहलाते हैं आपके पास। तो ये बायो सावर्ट का कंसेप्ट मैंने समझाया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले जो 4 लेक्चर होंगे वो इस बायो सावर्ट की 4 एप्लीकेशन आपके पास होगी, तो एक एक करके आपको एप्लीकेशन भी पढ़नी है। थैंक यू बेटा।